हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं अब 16 से 30 तक के सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम नंबर 16 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको आप कॉपी में लिख के कम से कम एक बार जरूर सॉल्व करना, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखो, इस प्रॉब्लम में हमसे 3 ब्लॉक का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वैसे भी मेडिकल एग्जाम में 3 ब्लॉक मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है। तो एक दो प्रॉब्लम इस तरीके के मैंने रखे हुए हैं ताकि वो लेवल आपका उठा सकें। तो इस प्रॉब्लम में करना ये है, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम मास ब्लॉक। तो सबसे पहले टेंशन ट्रिक लगाते हैं और तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालते हैं। तो मान लो इस एम का एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन इधर a2 है एंड इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a3 है। टेंशन अप्लाई करो t, इधर भी t और यहाँ पर आ गई 2t। अब टेंशन ट्रिक के हिसाब से जो मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको, सिग्मा TA इज इक्वल्स टू 0 और साइन कन्वेंशन सही से लेना, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो इधर आ गया TA1, यहाँ पर आ गया TA2 माइनस 2TA3 इक्वल्स टू 0। तो रिजल्ट आ गया A1 प्लस A2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A3। तो ये हमारे पास पूरी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हर एक ब्लॉक की अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं। जैसे इस ब्लॉक की इक्वेशन हो गई t इक्वल्स टू MA1, तो मैं यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ t इक्वल्स टू MA1। दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन हो गई t इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m इंटू A2, मास इसका 2m है। और लास्ट में इक्वेशन हो गई 4mg माइनस 2t इक्वल्स टू 4m A3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशन आ गई। 3 ब्लॉक के प्रॉब्लम में अगर आप इनको ऐड कर दोगे ना, आप फंस जाओगे, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका है, इन तीनों इक्वेशन से A1, A2 और A3 कैलकुलेट करके इस मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो अगेन प्रॉब्लम टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत कम चांस है मेडिकल एग्जाम में आता है, बट प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो A1, A2, A3 तीनों निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। A1 की जगह आ गया t/m, A2 की जगह आ गया t/2m एंड ट्वाइस ऑफ A3, तो ट्वाइस तो अलग पड़ा रहने दो और A3 की वैल्यू यहाँ से उठा करके डाल दो, 4m से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा g माइनस 2t/4m। और इसको सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू निकाल लो। ये मैंने कैलकुलेट की हुई है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो t की वैल्यू आ रही है 4/5 mg। नाउ वंस वी हैव ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ t, आपको कोई सा भी एक्सेलरेशन पूछा गया पुट करके निकाल सकते हो। तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो mm कैंसिल हो जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी 4g/5। तो आंसर हो गया हमारे पास एम मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4g/5 विच इज बी ऑप्शन। आप इसको वापस से जरूर कर लेना ताकि आपका इसमें परफेक्शन आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपका टेंशन ट्रिक के ऊपर बेस्ड है। इसमें कोई आपको सॉल्व नहीं करना, बहुत लेंदी सॉल्यूशन नहीं है, एक लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन दे रखे हैं, तीसरे का निकालना है। तो सीधे एक्सेलरेशन के रिलेशन वाली इक्वेशन से हमारे पास आंसर आएगा। तो मैं टेंशन ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन 2t। अब सिग्मा TA 0 करो तो ये हो गया माइनस 3t, माइनस इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर आ गया माइनस 4t, इधर आ गया प्लस 2ta इक्वल्स टू 0। तो 4 और 3 7t इक्वल्स टू 2ta और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7/2 मतलब 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पर। ये आपका बेसिक थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। राइडर ऑन हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ सडन। तो वो किस लिए होता है? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, कि इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के पास तो इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर बॉडी एट रेस्ट व्हाइल लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स फॉरवर्ड इन द हॉर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास परफेक्ट आंसर हो गया और ये बहुत सिंपल सा है, आपने इसे बेसिक थ्योरी में भी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A man is at rest in the middle of the pond on perfectly smooth means there is no friction. He can get himself to the shore by making यूज ऑफ। तो किनारे पर आना है, तो अब कैसे आएगा? देखो, अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन। अब मान लो मैं परफेक्टली स्मूथ सरफेस पर हूं, तो अगर मैं इसे आगे फेंकूंगा तो आगे फेंकने के लिए मैंने इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाई, तो इसने रिएक्शन पीछे की तरफ दिया। तो सिमिलरली अगर कोई मैन पॉन्ड में खड़ा है तो वो किसी चीज को, ठीक है ना, आगे की तरफ अगर फेंकेगा तो वो खुद को पीछे की तरफ ड्रैग कर लेगा, जिस वजह से वो शोर की तरफ जा सकता है। चल के नहीं जा सकता क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए चलने के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन नहीं है तो चल के नहीं जा सकता, पर स्लाइड करके जरूर जा सकता है। स्लाइड करने के लिए उसे कोई चीज आगे की तरफ थ्रो करनी पड़ेगी, तब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड लॉ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 20। ये भी आपका जो प्रॉब्लम है इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। हम स्ट्रिंग को स्नैप करते हैं, झटका देते हैं, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ब्रेक करेगा? तो झटका देने से क्या हुआ, हमने इस स्ट्रिंग को, जो लोअर स्ट्रिंग है, इसको दिया इनर्शिया ऑफ मोशन, बट ये अपर पार्ट को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि इनर्शिया ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। तो इसलिए कॉर्ड डी जो होगी वो सडनली ब्रेक करेगी। हाँ, अगर हम इसे स्लोली पुल करें तो फिर वो कॉर्ड ब्रेक करेगी जिसमें टेंशन ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली सी वाली ब्रेक करेगी। हमेशा ध्यान रखना, इनर्शिया कभी भी इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम 21 वाले प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉलर ब्लॉक M2 ऑन ब्लॉक M1, मतलब इनके आपस का इंट्रैक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये रहा डायग्राम,
M2 की वैल्यू 1 kg है, M1 की वैल्यू 2 kg है, और यहां से जो हमने फोर्स अप्लाई की हुई है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। अच्छा, 2 kg 1 kg पर आगे नॉर्मल लगाएगा और इसने इस पे पीछे की तरफ नॉर्मल लगाया। हमने सिस्टम बाउंड्री बनाई और सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला। सिस्टम बाउंड्री बनाते ही एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, जो नेट फोर्स बचेगी वो होगी 3 न्यूटन। तो 3 इक्वल्स टू टोटल मास विच इज 3 इंटू ए, तो ए का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन, वो आप इस ब्लॉक से निकाल लो क्योंकि इस पे लगने वाला सिर्फ एक ही नेट फोर्स है, वो है नॉर्मल रिएक्शन। तो इसकी इक्वेशन बनेगी n इक्वल्स टू 1 इंटू ए की जगह मैंने 1 डाल दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन आ गई। मतलब इनके बीच का जो आपस का इंटरेक्शन फोर्स है दैट इज 1 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 22, ये भी आसान प्रॉब्लम है। तो 22 कह रहा है two bodies of mass 5 and 4 kg are tied as shown in the figure if the table and pulley both are smooth, acceleration of 5 kg block will be। तो हमें सिंपल एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्सेस लगाओ। नीचे की तरफ इसका वेट 50 न्यूटन, स्ट्रिंग में टेंशन आ गई ऊपर की तरफ T, इसमें टेंशन आ गई इधर की तरफ T, एक्सेलरेशन आप A ले लो और सिस्टम बाउंड्री बना करके इसको सॉल्व कर लो। T से T वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी 50 इक्वल्स टू टोटल मास हो गया 5 और 4 9 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ गई 50/9 मतलब 5g/9। अब आप ऑप्शन में डालो, बिल्कुल आसान सा सवाल था, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं 23 पर। ये भी पेटेंटेड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिखो, बहुत से बच्चों को पता नहीं इसमें गलत क्यों हो जाता है और नेगेटिव मार्क्स ले आते हैं। देखो स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये वाला हिस्सा स्प्रिंग बैलेंस के आउटर पोर्शन पर अटैच्ड है और ये वाला ब्लॉक जो है ना स्प्रिंग को खींचने के लिए रिस्पांसिबल। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में या स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग एक ही तरफ से खींचती है, तो एक तरफ तो हमने उसको होल्ड कर लिया, नीचे जो हुक होता है उससे ब्लॉक टांगते हैं, वो जो ब्लॉक होता है स्प्रिंग को खींचता है, ऊपर से नहीं खींचती स्प्रिंग, तो एक साइड से खींचेगी। तो ये वाला ब्लॉक स्प्रिंग को खींचने के लिए रिस्पांसिबल है। सबसे पहले देखो दोनों के मास सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन 0, इसलिए टेंशन निकालो पहले। अगर अलग अलग होते तो फिर ऐसे सिचुएशन में पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ता, बट यहाँ फायदा हो गया 150 न्यूटन टेंशन और ये टेंशन आ गई 150 न्यूटन के बराबर। ठीक, तो ये 150 न्यूटन, इधर वाली टेंशन का कोई काम ही है स्प्रिंग खींचने में, ध्यान रखना। तो ये वाली टेंशन स्प्रिंग खींचने के लिए रिस्पांसिबल नहीं है, ये वाली टेंशन रिस्पांसिबल है। तो ये 150 न्यूटन की फोर्सेस को इधर खींच रही है, तो टेंशन हो गई 150 न्यूटन और हमें रीडिंग निकालनी है और वो भी केजी में निकालनी है, तो उसके लिए आप जी से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 15 kg। ठीक है ना, तो 15 kg इज द रीडिंग शोन बाय स्प्रिंग बैलेंस, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 24 पर चलते हैं। ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिखो इसको भी, ये भी आपको बहुत से टेस्ट में मिलेगा। अ मेटल स्फीयर इज हंग बाय स्ट्रिंग फिक्स्ड टू द वॉल, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर आर एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे लगा दो, कुछ जा तो रहा नहीं है, W नीचे आ गया, टेंशन इधर आ गया, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसलिए तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम यानी T वेक्टर, N वेक्टर और W वेक्टर 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो एक ऑप्शन ए वाला ये करेक्ट हो गया। अब दूसरी चीज, तो आप इधर पैरेललोग्राम फॉर्म करोगे, ये टी इधर आ जाएगा, ठीक है, एन इधर आ जाएगा और वर्टिकल एंगल थीटा ये हो जाएगा। अब चेक करो टी आ रहा है हाइपोटेन्यूज पर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर होगी। इस हिसाब से चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर एन बाय बेस W के बराबर होगी, यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी W tan थीटा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, A, B एंड D, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C इसको मैच कर रहा है। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 25 ये बोल रहा है डायग्राम शोज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 3 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर, स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन, एक्सेलरेशन। बहुत आसान है प्रॉब्लम, तो ये 32 न्यूटन इधर है, आप इधर लगा लो, 20 न्यूटन इधर लगा लो, एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल बनाओ सिस्टम बाउंड्री और सॉल्व कर लो। तो 32 माइनस 20 मास हो गया 3 इंटू एक्सेलरेशन ए, यहाँ बचा 12/3 इक्वल्स टू ए और ए की वैल्यू हमें मिल गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये आपका थिक रोप का प्रॉब्लम है, आसान है बट प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए आपको इसकी। इसमें बोल रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट पी, तो ये जो ब्लैक पॉइंट पी है यहाँ पर हमें टेंशन निकालनी है। सबसे पहले इसका डायग्राम मैं दोबारा से बना रहा हूँ। ये ब्लॉक है 8 kg का, फोर्स ऊपर की तरफ लगाई मैंने, कितनी 180 न्यूटन। ये स्ट्रिंग आ गई, यहाँ बोल लो थिक रोप आ गई, और इधर आ गया मेरे पास 5 kg का ब्लॉक और ये हो गई 3 kg की स्ट्रिंग। हमें टेंशन यहाँ पर निकालनी है। टेंशन तो बात की बात है, सबसे पहले आप फोर्सेस अप्लाई करो और एक्सेलरेशन निकालो। देखो अगर मैं यहाँ पर फोर्सेस लगाऊं तो इसका वेट यहाँ से लगा 50 न्यूटन, इसका वेट यहाँ से लगा 30 न्यूटन और इसका वेट यहाँ से लगा 80 न्यूटन।
यहाँ टेंशन ऊपर लगी, यहाँ टेंशन नीचे लगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके ये टेंशन, मैं इसको और थोड़ा टेंशन को क्लियरली दिखाऊं, रोप के ऊपर टेंशन अपर डायरेक्शन में लगी, ब्लॉक पर टेंशन नीचे की तरफ लगी। तो ब्लॉक पर लगने वाली टेंशन नीचे, क्योंकि रस्सी ब्लॉक को नीचे खींचेगी, और रोप पर लगने वाली टेंशन ऊपर, ठीक है ना। इस टेंशन को भी दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिस्टम बाउंड्री लेने वाले हैं, इसलिए मैं इस टेंशन को ही उड़ा दे रहा हूँ, तो टेंशन नहीं रहेगी। अब सिस्टम बाउंड्री बना लो, चेक करो। ऊपर लगने वाली नेट फोर्स है 180, नीचे की तरफ फोर्स है 80 और 30, ये हो गया 110 और 50, तो ये हो गया 160। दैट मीन्स ये ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर आ गया। इक्वेशन बनाते हैं, 180 माइनस 160 इक्वल्स टू टोटल मास 5 और 3 8 और 8 16 इंटू ए। 180 माइनस 160 20/16 इक्वल्स टू ए। तो ये बना हमारे पास 5/4। तो एक्सेलरेशन मिल गया हमें सिस्टम का 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर टेंशन निकालनी है, तो हम सिर्फ 8 kg वाले ब्लॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो मैं फिर से इसका अलग से डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो 8 kg वाला ब्लॉक ये रहा, इस पे लगने वाला अपर डायरेक्शन में फोर्स है 180 न्यूटन, नीचे इसका वेट 80 न्यूटन, और रोप ने लगाई इस पे टेंशन T। एक्सेलरेशन हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इक्वेशन बनाओ, वो हो गई 180 माइनस 80 माइनस T इक्वल्स टू 8 इंटू ए विच इज 5/4। तो ये बचा मेरे पास 100 माइनस T इक्वल्स टू 10। तो T का बेटा यहाँ से वैल्यू आ गया 90 न्यूटन, यानी P पॉइंट पर लगने वाली जो टेंशन है उसका वैल्यू 90 न्यूटन है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको, पर काम का प्रॉब्लम था। 27 इस प्रॉब्लम में √2m वाला ब्लॉक, या फिर ऐसे बोला जाए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, हमें फाइंड आउट करनी है एंगल थीटा की वैल्यू। तो अभी ऐसा हमने पहले भी किया था, वहां पर इनइक्वालिटी थी, यहाँ पर हमें थीटा की निकालने को बोला गया। तो बहुत आराम से कर सकते हो। यहाँ पर लगा mg, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो t की वैल्यू mg के बराबर होगी। सिमिलरली यहाँ से भी t की वैल्यू mg के बराबर होगी। अब इधर t आ गया, इधर t आ गया, नीचे आ गया √2mg, ये हो गया mg इधर, ठीक है ना। अब अगर हम इन दोनों t के कंपोनेंट करेंगे तो दोनों t के कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा 2t cos थीटा विच इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला √2mg। ये इसको बैलेंस करके मैंने इक्वेशन बनाई। अब इसमें आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो कि ऑलरेडी mg के बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ mg cos थीटा इक्वल्स टू √2mg। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/√2, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 45 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम में इसका एंगल 45 डिग्री होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 28 पर। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको फिर से इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक है ना। ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए कितना हो सच दैट कैपिटल ए वाला ब्लॉक फ्रीली फॉल करे, वर्टिकली फॉल करे। तो देखो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, हमें नहीं पता कितना होगा। कंडीशन है कि कैपिटल ए फ्री फॉल करे। फ्री फॉल करे मतलब आपस में इनका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए। तो हमें इनका कॉन्टैक्ट ब्रेक कराना है। ब्रेक कराने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर बैठते हैं, यानी रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ चल के बैठ जाओ। अब मैंने जब लेक्चर्स के अंदर जब मैंने इसको कराया हुआ है तो मैंने स्टूडेंट को डायरेक्ट बोल रखा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ठीक है ना। करा तो हुआ है हम लोगों ने पूरा अप्रूव, बट इतनी बार प्रैक्टिस हो गई कि डायरेक्ट याद हो जाता है। तो ये फायदा है इसका। तो अब आप यहाँ पर बैठ करके इसको ऑब्जर्व करो। सबसे पहले सूडो लगी, और करने पड़ेंगे आपको सूडो के कंपोनेंट्स। तो सूडो के कंपोनेंट अगर हम करें तो एंगल चाहिए होगा, ये एंगल थीटा, तो इधर ये एंगल थीटा। तो इधर साइड पर सूडो का कंपोनेंट आ गया MA sin थीटा, ठीक, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया MA cos थीटा। अब mg के, अच्छा नॉर्मल इधर साइड आ गया, mg के कंपोनेंट एज इट इज जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने, mg sin थीटा, और इधर आ गया mg cos थीटा। अब क्या करेंगे, हमें कोई इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं निकालना, हमें इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक करना है, मतलब नॉर्मल को 0 करना है। सबसे पहले इस वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं। तो n प्लस MA sin थीटा इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट ब्रेक कराने के लिए हमें नॉर्मल को 0 करना पड़ेगा। तो हमने नॉर्मल 0 डाल दी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसका एक्सेलरेशन तो इधर है, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे फॉल करेगा। ये आप बैठ करके देख रहे हो, जब आप ग्राउंड से देखोगे तो ये कॉन्टैक्ट निकल जाएगा। जैसे मैं इस पेन को अपने हाथ पे रखूं, ठीक है ना, और ऑल ऑफ सडन में ये हाथ हटा दूं, अब क्या हुआ, ये नीचे ही तो गिरेगा, दाएं बाएं तो भागेगा नहीं। तो आप ग्राउंड से देख रहे हो और ये पर्सन फ्रेम पे बैठ करके देख रहा है, ये अंतर है। तो n 0 किया, n 0 करते ही MA sin थीटा इक्वल्स टू mg cos थीटा, और मेरे पास a की यानी प्लैंक के एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g cot थीटा या g बाय tan थीटा। अब देखते हैं क्या ऑप्शन है, g cot थीटा में मिल गया। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, तो मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ आखिरी तक इसका रिजल्ट याद रखना। ये मतलब मॉडिफाई नहीं होता, एज इट इज आता है। 29 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 29 ये कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स ऑन रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी से v0। तो पार्टिकल ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, रफ ग्राउंड, मास m ले लो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0।
इफ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन इन टाइम टी नॉट, तो टी नॉट टाइम है इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई, कितनी 3/4। तो फिर यहाँ जो स्पीड बची पहले हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, तो इधर की काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 तो लॉस हो गई, बची कितनी 1/4 ऑफ इनिशियल। इससे क्या मिलेगा, पुट करते हैं पहले तो हाफ एम वी स्क्वायर 1/4 हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम को भेजो और वी की वैल्यू ले लो V0/2, मतलब यहां से हमें फाइनल स्पीड मिल गई विच इज इक्वल्स टू V0/2 यानी इनिशियल की आधी। ऐसा टी नॉट टाइम में हुआ है, हमें क्या फाइंड करके देना है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। अब फ्रिक्शन क्योंकि काइनेटिक होगा पीछे लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हो म्यू के mg हो गई। इसकी वजह से रिटार्डेशन आप कैलकुलेट कर लो F बराबर m डाल करके। तो रिटार्डेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो वैसे तो डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, तो इस रिटार्डेशन की वैल्यू इस तरीके से निकाल लो, म्यू के mg इक्वल्स टू ma, m से m कैंसिल हुआ तो रिटार्डेशन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू के जी, ठीक है ना। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं काइनेमेटिक्स की। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u, क्योंकि रिटार्डेशन है तो -80, डाटा पुट करते हैं, ये हो गया V0/2, ये हो गया V0 माइनस म्यू के जी और टाइम हमें दे रखा है T0। तो यहाँ से हमारे पास म्यू के की वैल्यू आ जाएगी, तो म्यू के जी T0 इक्वल्स टू V0/2, तो म्यू के जी की वैल्यू मेरे पास आ गई, म्यू के की वैल्यू मेरे पास आ गई V0/2g T0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल जाएगा। तो ठीक सवाल था पर मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट है 30 नंबर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बोल रहा है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 3 kg। तो ये 100 न्यूटन की फोर्स 3 kg ब्लॉक पर अप्लाई की जा रही है, ठीक, क्योंकि ये कुछ एंगल पर लगाई जा रही है तो हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो मैं इधर इसके आपको कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। तो ये रहा हमारा 3 kg ब्लॉक और कंपोनेंट अगर आप इसके करोगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री है, तो फोर्स का इधर कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos थीटा, मतलब ये कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 30 हो गया √3/2, तो ये बन गया 50 √3। इस कंपोनेंट ने डेवलप कराई नॉर्मल रिएक्शन। ए कंपोनेंट ऊपर आया 100 sin 30 विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो अब ये कंपोनेंट का हमें पता चल गया नॉर्मल रिएक्शन ला रहा है, ये कंपोनेंट इसको ऊपर खिसकाने की कोशिश कर रहा है। अब नीचे की तरफ आ गया mg और mg का वैल्यू इज 30 न्यूटन। अब ऊपर जाएगा या अब जाने की टेंडेंसी तो ऊपर ही, नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये काम हो गया। जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा Fs max। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 1/4। तो मैं यहाँ पर इसका Fs max निकाल रहा हूँ, तो इससे हमें पता चलेगा इसका ये स्लाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। Fs max का फॉर्मूला हो गया म्यू एन, म्यू हो गया 1/4, एन mg नहीं है ध्यान रखना, 50 √3 है, तो 50 √3 सिंप्लीफाई करते हैं तो 50 √3 यानी 50 × 1.73/4, तो ये हो गया 17.3 × 5/4। अब ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो इसका जो Fs max आ रहा है नियरली 21.6 न्यूटन आ गया। अब इससे क्या पता चला, देखो ऊपर 50 नीचे 30, तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो 20 न्यूटन की लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स Fs max से कम है। तो इस बात का मतलब क्या निकला कि इसकी वेल्डिंग नहीं टूटेगी और ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस नेट फोर्स विच इज 20 न्यूटन, कैसे 50 - 30 is less than Fs max, slow, so therefore block does not move। अब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो फिर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, दिस इंप्लाइज दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक और किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर। और अप्लाइड कितनी 50 नहीं 30 नहीं, कितना 50 - 30 विच इज 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन इज स्टैटिक विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन यानी अप्लाइड नेट फोर्स के बराबर। तो अब हमसे क्या पूछा गया, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विच इज 20 न्यूटन, और डायरेक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ये भी एक काफी अच्छा प्रॉब्लम था पर मुश्किल नहीं था, आपको इतना लेवल आना चाहिए। तो आई थिंक 16 से 30 तक के आपको सारे प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में आप देखना 31 से 45। थैंक यू सो मच।